एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस रीट और एमपी टेट दोनों को एक साथ कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार रीट और एमपी टेट को कैसे हम एक साथ इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने रीट और एमपी टेट दोनों का फॉर्म फिल किया हुआ है। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, जो केवल रीट का भी फॉर्म फिल करे हुए हैं वो भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेनली उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने ये दोनों फॉर्म फिल कर रखे होंगे, और बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने ये दोनों फॉर्म फिल किए हैं, दोनों की तैयारी कर रहे हैं। बस ये समझ नहीं आ रहा होगा कि अब इनको एक साथ लेकर कैसे तैयारी की जाए, साइमल्टेनियसली कैसे प्रिपरेशन की जाए, केवल रीट की जाए या केवल एमपी टेट की जाए। क्योंकि रीट की जो डेट है वो तो हालांकि 20 जून है, लेकिन ड्यू टू कोरोना ऐसा लगता नहीं है कि ये एग्जाम इस डेट को कंडक्ट हो पाएगा। हालांकि हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, हमें केवल अपनी प्रिपरेशन करते रहना चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो, एग्जाम कभी भी हो, हमारा जो पूरा एक सिलेबस अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस है वो हमारा पूरा प्रिपेयर रहे। और एमपी टेट की तो डेट का कुछ पता ही नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों ही एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। भाई आज से भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अगर 20 जून की जो डेट हालांकि फिक्स नहीं रहेगी, क्योंकि इतने केसेस जो बढ़ रहे हैं तो धीरे हो सकता है कि आगे पोस्टपोन हो जाए, लेकिन फिर भी 60 दिन तो है इसी के लिए और इसकी तो कोई डेट नहीं है। तो अप्रोक्स हम 3 से 4 महीने समझ चल सकते हैं कि 3 से 4 महीने हैं अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहें तो, और वो भी दोनों एग्जाम की हो सकती है। तो सबसे पहले तो सिमिलैरिटीज देख लेते हैं कि भाई इन दोनों एग्जाम में सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं, क्योंकि जहां पर सिमिलैरिटीज होंगी वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि हम चीजों को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो रीट, और यहां पर हम लिखते हैं एमपी टेट। रीट में जो प्राइमरी वाला सेक्शन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन और जो एमपी टेट है उसका सिलेबस जो सब्जेक्ट्स है वो सेम है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिलेबस, यहाँ पर सिलेबस वेरी करता है, कहां पर वेरी करेगा वो सब चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो मार्क्स ऑल ओवर अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो 150 मार्क्स का ये है और 150 मार्क्स का हमारा एमपी टेट है। उसके बाद यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट मिल रहा है, क्योंकि जो टाइमिंग है वो भी 150 मिनट की है। तो 150 मिनट्स 150 क्वेश्चंस, तो एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट मिल रहा है, और यहां पर भी ये सब चीजें सेम है। तो जो पैटर्न है, अगर हम पैटर्न की बात करते हैं तो रीट और एमपी टेट का जो पैटर्न है वो सेम है। अब हम सब्जेक्ट्स की बात करेंगे कि सब्जेक्ट्स को हमें कैसे कवर करना है, क्योंकि पैटर्न जहां पर सेम है तो हो सकता है हम बहुत अच्छा दोनों को साथ में लेकर चले, तो हो सकता है कि दोनों ही हम कर लें, क्योंकि दोनों ही मेरिट बेस पर लिए जाएंगे और यहाँ पर कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा। सबसे प्लस पॉइंट आपका यही है। यहाँ पर ये सब चीजें क्लियर हो गई। अब हम देखो थोड़ा सा समझते हैं कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सीडीपी यहाँ पर 30 मार्क्स की है और यहाँ पर भी 30 मार्क्स की है। तो जो 30 मार्क्स है यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर, देखो एमपी टेट में तो 2011 में हुआ था एमपी में, तो इसके तो प्रीवियस ईयर नहीं मिल सकते, लेकिन रीट के प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे से और इजीली अवेलेबल है, तो उसको लगाओ। यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाती है, फैक्ट वाली चीजें, ये कथन किसका दिया हुआ है, ये सिद्धांत किसने दिया है, इस तरीके से। और यहाँ पर अगर आप बात करते हो जो वर्ग 2 हुआ था उसके, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर की बात करते हो, कुछ पेपर्स के सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कराए हैं चैनल पर, आप चाहे तो एमपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वो आपको दिख जाएगी, तो वहां से देखना। उसमें जो चीजें हैं वहां पर भी फैक्चुअल चीजें ज्यादा है, मतलब 30 में से कम आपका 15 से 18 नंबर का जो पार्ट है वो फैक्चुअल है और 10 से 12 कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो दोनों की तैयारी ही हमें सीडीपी में ऐसी करनी है कि जहां पर हमें सिद्धांत पता हो, जहां पर परिभाषाएं पता हो, जनक का नाम पता हो, ये स्टेटमेंट जो कथन है वो किसके द्वारा दिए गए हो, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो दोनों की तैयारी सीडीपी में हमें सेम करनी पड़ेगी, और सिलेबस जरूर आप एक बार दोनों का लेकर बैठो। कोई पॉइंट अगर इसमें मिस है तो अगर वो इसमें गिवन है तो वो हमें प्लस करके उस चीज को बढ़ाना है कि हाँ हमें ये चीज पढ़नी है, क्योंकि टाइम कम से कम 3 से 4 महीने है। तो अगर आप अभी से भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से सफिशिएंट टाइम रहेगा, और दोनों एग्जाम को एक साथ तैयार करने के लिए सबसे अच्छा कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजी है, और यू कैन से कि बहुत अच्छा टाइम है।
यहाँ पर सीडीपी की बात होगी, बस सिलेबस जरूर देखते जाना, ऐसा नहीं कि बिना सिलेबस के कुछ भी पढ़े जा रहे हो, सिलेबस देख लेना। जैसे थ्योरीज है भाई, जो एरिक्सन की थ्योरी है, प्याजे की थ्योरी है, वाइगोत्स्की की है, कोलबर्ग की है, जो आपका आरटी एक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन है, अगर वो यहाँ पर है और यहाँ पर भी दोनों पूछे गए तो उनको पहले लिखो कि जो कॉमन टॉपिक्स हैं दोनों में वो इस तरीके से दिए हुए हैं। फिर जो थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको भी लिखो कि हाँ ये चीज इसमें है, यहाँ पर रीट में, ये एमपी टेट में है और मुझे अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करनी है। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं इंग्लिश। मैं लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले लेती हूँ, आपने जो भी लिया हो अपने अकॉर्डिंग ले लेना, जो कि 30 नंबर का आना है। यहाँ पर भी जो लैंग्वेज 1 है, चलिए इंग्लिश हटा देते हैं, लैंग्वेज 1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 30 नंबर का आना है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में यहाँ पर क्या होगा, 15 नंबर का आपका पेडागोजी पार्ट आएगा, 15 नंबर का आपका कंटेंट वाला पार्ट आएगा। यहाँ पर भी सेम यही होने वाला है, 15 का पेडागोजी, 15 का कंटेंट। अब इस 15 में ये 7 और 8 नंबर के 2 पैसेज है और यहाँ पर आपका पेडागोजी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक पैसेज दिया जाएगा और ग्रामर, यहाँ पर ग्रामर पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। यहाँ पर ग्रामर है और यहाँ पर आपका पेडागोजी सेक्शन है। ये आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखोगे, आपको सब पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पर ये जो 15 नंबर का वेटेज है वो तो दोनों में सेम है। और रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर तो हर जगह काम आ जाती है भाई, एक दो क्वेश्चंस तो आते ही, और हम एक जनरल इंग्लिश की जो बुक आती है उससे हमें ग्रामर करनी है, तो हम ग्रामर भी इजीली कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमें बहुत ज्यादा टाइम देना है और ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है। यहाँ पर ये जो 2 पैसेज आ रहे हैं इनके लिए हमें बुकैब बहुत अच्छी करनी होगी, तो बुकैब प्लस ग्रामर के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो सीडीपी वाला पार्ट है ये तो 30 मार्क्स के लिए है, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आप जितने अच्छे से करोगे, जितना प्लस पॉइंट जाएगा, यहाँ आप उतनी अच्छे से सब्जेक्ट की पेडागोजी बना पाओगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। सीडीपी जितना अच्छा होगा, आप लैंग्वेज की जो भी पेडागोजी होती है उस पर भी अपनी कमांड बहुत अच्छे से बना सकते हो। यहाँ पर ये बात हो गई। अब हम लैंग्वेज 2 की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज 2 में भी यही होना है कि भाई 30 नंबर का है, यहाँ पर भी ये 30 नंबर का है। यहाँ पर ये रीट की बात हो रही है, यहाँ पर ये एमपी टेट की बात हो रही है। यहाँ पर क्या होगा, 15-15 में डिवाइड है, यहाँ पर भी 15-15 में डिवाइड है। तो यहाँ पर क्या है, ग्रामर पोर्शन पूछा जाएगा आपसे। रीट में ग्रामर वाला पोर्शन पूछा जाता है, ये पेडागोजी वाला पार्ट है। यहाँ पर आपको अनसीन पैसेज दिए जाते हैं, अपठित गद्यांश पद्यांश दिए जाते हैं, और ये होता है आपका शिक्षण शास्त्र। तो देखो वापस से यहाँ पर ये 15 नंबर, ये 15 नंबर तो फिर से कॉमन हो गए, मतलब हमें दोनों के लिए पढ़ाई करनी है। तो 30 नंबर ये कॉमन हो गए, 15-15 30 वापस यहाँ से कॉमन होगा। भाई 60 नंबर तो बिल्कुल कॉमन है ना, 60 नंबर तो हमारे कॉमन जा रहे हैं ना। फिर रही बात ये 15 की, यहाँ पर हमें बुकैब और ग्रामर अच्छी करनी है, यहाँ पर हमें ग्रामर। और इसमें भी देखो जो अनसीन पैसेज है, हिंदी के अनसीन पैसेज में ध्यान रखना, अगर आपने वर्ग 2 के पेपर देखे होंगे प्रीवियस ईयर के, तो उसी पैसेज से कुछ ना कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस उठाकर बनाए जाते हैं। जैसे कोई भी शब्द दे दिया, इसका आप तत्सम रूप बताओ। जैसे दिन रात वाली बात आई है, तो दिन रात में कौन सा समास है, या दिन का पर्यायवाची क्या है, या दिन का विलोम क्या है। तो इस तरीके से आपको ग्रामर की पकड़ तो अच्छी करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर भी जो 15 नंबर है वो इनडायरेक्टली इसी से अटैच है। जितनी अच्छी आप ग्रामर कर लोगे, कहीं ना कहीं आपकी पकड़ उतनी अच्छी होती जाएगी। जो भी अपठित गद्यांश पद्यांश पूछे जाएंगे हिंदी में, वो कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे इनडायरेक्टली ग्रामर से, व्याकरण से। तो आपकी व्याकरण की भी जो पकड़ है वो अच्छी होनी चाहिए। तो भाई 60 नंबर तो बिल्कुल कॉमन है, लेकिन ये जो 15 नंबर और ये जो 15 नंबर है ना, ये हमारी ग्रामर की, ये इनडायरेक्टली ये जो 30 नंबर है, इसमें से आप यकीन मानिए आपका 20 नंबर तो बिल्कुल कॉमन ही जाएगा। मतलब वेस्ट कुछ होने वाला नहीं है कि भाई मैं रीट के लिए ग्रामर पढ़ लूं या फिर इसके लिए अनसीन पैसेज पढ़ लूं, ऐसा कुछ नहीं। आप पढ़ते जाइए, टाइम है अभी आपके पास। जिस एग्जाम की डेट पहले पता चल जाएगी, हम थोड़ा सा उस पर ज्यादा फोकस करने लगेंगे। लेकिन चूंकि अभी दोनों की डेट असमंजस में है, एमपी टेट की तो कुछ पता ही नहीं है और रीट की भी असमंजस में है, तो क्यों ना हम दोनों की तैयारी साथ में शुरू करें। हमने फॉर्म भी तो फिल किया है ना भाई, जब फॉर्म फिल किया है तो हमें तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की बात हो गई और सीडीपी की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं मैथ्स और ईवीएस की। मैथ्स और ईवीएस, यहां पर आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग अंतर कर सकते हो। वैसे तो मैं तो नहीं कहूंगी कि हाँ कुछ अंतर करना चाहिए, लेकिन आप फिर भी अगर आपको लगता है तो आप राजस्थान बोर्ड की
राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है उसको थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो, और यहां पर आप एमपी की बुक्स पर ज्यादा जोर दे सकते हो। लेकिन अगर फिर भी आपको कॉमन करना है तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट। एनसीईआरटी कर लो आप 6, 7, 8 आई थिंक सफिशियंट रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मटेरियल और बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर इसमें हो जाते हैं। टाइम मिल रहा है, आपका मैथ्स अच्छा है, आप चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज एनसीईआरटी तो सबसे ज्यादा सही है ही। उसके बाद अब हम बात करते हैं ईवीएस की। भाई पर्यावरण दोनों में ही आना है, 30 नंबर का आना है, जिसमें 20 का कंटेंट आएगा, 10 की पेडागोजी आएगी। उसमें भी देखो मैथ्स में भी यही होने वाला है कि 20 नंबर का आपका कंटेंट आएगा और 10 नंबर की पेडागोजी आएगी। तो अगेन हमारे 10 नंबर फिर से कॉमन हो गए। 60, वैसे तो ये 30 नंबर ही कॉमन है, वैसे तो 30 के 30 नंबर ही कॉमन है, लेकिन फिर भी 10 नंबर की पेडागोजी तो बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये जो कॉमन वाला पोर्शन है ना, ये चलते चलना है दिमाग में साथ में कि हाँ ये चीज कॉमन है तो मुझे इसको पहले करनी है, ये थोड़ी सी डिले है या ये थोड़ी सी अनकॉमन है तो ये थोड़ा सा मैं इसको देर से या बाद में कर सकता हूँ। फिर ईवीएस यहाँ पर भी सेम पैटर्न है, भाई 30 का है तो 20 की, या कभी कभी ऐसे हो जाएगा कि 22 और 8 ले लें या 20 और 10 ले लें, इस तरीके से वो उनके अकॉर्डिंग वो कभी भी चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर वही है कि आप एनसीईआरटी अच्छे से करें। उसके बाद यहाँ पर जो एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी की बुक है 6, 7, 8 की, उसको कंप्लीट करो, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि ईवीएस क्या है, पूरा एक जीएस ले लेते हैं, उसमें साइंस भी ले लेते हैं, उसमें ईवीएस भी ले लेते हैं, उसमें सोशल साइंस का ये जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है ये भी ले लेते हैं। तो क्या इन दोनों के लिए ये कॉमन है और आई थिंक सफिशियंट रहेगी। एक बार आप पढ़कर देखना, अपने नोट्स बनाना और फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाना, आपको खुद पता चल जाएगा। 6, 7, 8 और ज्यादा हो तो थोड़ा बहुत साइंस कर लेना। 6, 7, 8 की जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है उनका 6, 7, 8 वाला साइंस वाला पोर्शन भी पढ़ सकते हो ज्योग्राफी के साथ साथ, अगर आप पढ़ना चाहो तो। क्योंकि देखो वेटेज 20 नंबर का कंटेंट है तो पढ़ना तो पड़ेगा। रही बात पेडागोजी के लिए, तो पेडागोजी के लिए आप पियर्सन ले सकते हैं, मैग्रो हिल ले सकते हैं, कोई भी बुक जो आपको ठीक लगती है अपने अकॉर्डिंग वो आप ले सकती हैं। मैग्रो हिल वैसे साइंस की अगर हम कंटेंट की बात करते हैं तो मैंने पढ़ी हुई है, काफी अच्छी बुक है। और हिंदी के लिए सिखवाल की जो हिंदी की बुक आती है, जिसमें पहले मतलब आगे के पोर्शंस में ग्रामर दी रहती है, व्याकरण दी रहती है, और पीछे के पोर्शंस में कुछ पेडागोजी के थ्योरी बताकर फिर क्वेश्चंस दे रहे थे, तो काफी सही लगी वो मुझे बुक। तो आप चाहें तो यहाँ पर शिक्षण शास्त्र के लिए एक तो पियर्सन ले सकते हैं, मैग्रो हिल ले सकते हैं, या फिर सिखवाल पब्लिकेशन की कोई भी बुक जो आप चाहें वो ले सकते हैं। ऐसा यहाँ पर ये कोई स्पॉन्सर नहीं है कि आपको यही बुक लेनी है, बस जो मैंने पढ़ी हुई है मुझे ठीक लगी वो मैंने आपको सजेस्ट की हुई है। तो देखो गाइज, यहाँ पर अब हमें इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अब टेंशन भी नहीं है कि आप रीड पढ़े कि केवल एमपीटेट पढ़े। क्यों ना हम दोनों की प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि हम दोनों पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप ये समझ लो 150 में से कम 110 प्लस जो मार्क्स हैं वो कॉमन मार्क्स हैं दोनों पेपर के लिए। दोनों के लिए 110 प्लस मार्क्स तो कॉमन है। कुछ कुछ पॉइंट्स या कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो जहां पर भी वेरी कर रहे हो उनको प्लस करके यहाँ पर नोट डाउन कर लो कि हाँ भाई ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये मुझे अलग करना है और मैं इनको ऐसे ऐसे लेकर चल सकती हूँ। तो देखो गाइज, यहाँ पर हमने ये रीड और एमपीटेट की हम इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर कुछ दिनों बाद फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो दोनों में कॉमन है और दोनों को हमें एक साथ करना है। भाई अभी तो ये बता दिया मार्क्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि हाँ ये इस तरीके से और ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जब आप थोड़ी सी अपनी एक रिदम बनाओ, पढ़ना स्टार्ट करो, कम से कम एक वीक तो इसको पढ़ो आप दोनों की तैयारी, क्योंकि एक आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ यार दोनों एग्जाम की तैयारी हमारी एक साथ हो रही है। तो हमने सोचा ही नहीं कि सारे सब्जेक्ट्स जब सेम है, एग्जाम का पैटर्न सेम है, टाइम सेम मिल रहा है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो क्यों ना हम दोनों ही एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि हमने दोनों एग्जाम के फॉर्म फिल कर रखे हैं। तो एक बार इस चीज पर सोचो, 1 से 2 दिन सोचने में लगा दो, सिलेबस देखने में लगा दो, क्या क्या कॉमन है, क्या क्या टॉपिक्स जो वेरी कर रहे हैं उनको नोट डाउन कर लो। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग ठीक लगता है तो ये बिल्कुल बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। इसको एक बार पढ़कर देखो, एक वीक इसको पढ़ने में लगाओ। अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं यार मैं तो केवल एक ही एग्जाम पर फोकस करना चाहती हूँ, तो वो आपका डिसीजन रहेगा। यहाँ पर आपसे कोई ऐसा नहीं है फोर्सली कहा जा रहा है, बस एक सजेशन है। अगर आप चाहें तो इसे मान सकते हैं और इसे इंप्लीमेंट कर जरूर देखिएगा।
ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स।